नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी का ये 2023 के घटना चक्र में सीरीज में स्वागत है। साथियों, यहाँ पे हम लोग 2023 घटना चक्र बीपीएससी का कर रहे हैं साथियों, जिसमें आपको 2022 तक के साथियों 1992 से 2022 तक के जितने भी प्रश्न अब तक बीपीएससी में पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों का साथियों तथ्यों के साथ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज। और साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो अभ्यर्थी 69 देने वाले हैं या फिर 70 बीपीएससी देने वाले हैं, या फिर साथियों आप बिहार दरोगा देने वाले हो, बिहार सिपाही भर्ती कांस्टेबल देने वाले हो, या फिर बिहार से जुड़े कोई भी एग्ज़ाम देने वाले हो साथियों, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर साथियों आप किसी अन्य स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पूर्वावलोकन। आप किसी भी टॉपर से या फिर बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट से भी अगर आप उनका फीडबैक देखेंगे तो साथियों वो सभी कहते हैं कि पूर्वावलोकन को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी को ध्यान में रखकर साथियों आपके लिए हम इस सीरीज को ला रहे हैं। और इसमें साथियों हम लोग भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, विज्ञान, इन सभी चीज़ों का बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है साथियों, और इसका पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम पे डेली मिल रहा है, तो प्लीज़ आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें साथियों। वहाँ पे हर तरह का पीडीएफ, नोट्स, इन सभी चीज़ों को दिया जाता है। और साथ में साथियों किस तरह से तैयारी किया जाए, कैसे तैयारी किया जाए, किस किस टॉपिक को लिया जाए, इन सभी बातों का वहाँ पे डिस्कशन भी चलता है। तो प्लीज़ आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले साथियों। और जो भी साथी बिहार दरोगा एग्ज़ाम इस बार भरने वाले हैं, बिहार कांस्टेबल भरने वाले हैं साथियों, उन सभी को बता देते हैं कि इस चैनल पे उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज और सिलेबस का पूरा एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। जल्द ही आपके लिए कोर्स आ रहा है। और साथियों एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपके लिए करेंट अफेयर का क्लास कल से आने वाला है साथियों शाम को। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना इस पूर्वावलोकन को प्यार दे रहे हैं उतना ही आप इस करेंट अफेयर को भी प्यार देंगे, आप सभी से उम्मीद है। तो चलिए साथियों हम लोग स्टार्ट करते हैं। भूगोल का अध्ययन कर रहे थे जिसमें कुछ प्रश्न बच गए थे, उनका हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों। अगर आपने पिछले वाले क्लास को नहीं देखा तो प्लीज़ साथियों आप लोग पिछले वाला क्लास को देख लें। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ध्यान दीजिएगा साथियों, कल हम लोग 114 क्वेश्चन तक हम लोग प्रश्नों तक पूरा कल के क्लास में अध्ययन किए थे। आज हम लोग 115 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर को पूरा ज़रूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको चीज़ समझ में आएगा साथियों। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं साथियों। कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग कितना था? तो याद रखेंगे इसका 36 था। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, सॉरी साथियों इसका 31 हो जाएगा आपको। ठीक है, 36 इसका नहीं था साथियों, 36 किसी और का आंकड़ा था, हम भूल गए थे। ठीक है, 31 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा साथियों। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय अगर जनसंख्या पूछा जाए तो 31.2% बताएंगे आप लोग। ठीक है, जिसमें ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात की जाए तो 68.8% थी साथियों, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की। सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? साथियों सारण जो है वह सारण सिंचाई कहाँ से निकलती है? तो आप याद रखेंगे वह गंडक से निकलती है। ठीक है, गंडक नदी से निकलती है, याद रखेंगे। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो गंडक नदी भी है साथियों और गंडक परियोजना भी है। गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी घाट के पास साथियों 140 मीटर लंबा बैराज बनाया गया है, जिसे कुछ नहरों निकाली जा गई है और जिनमें से एक सारण भी क्या है साथियों? तो एक सिंचाई का नहर है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? साथियों त्रिवेणी नहर में जो है वह गंडक नदी से पानी आता है, जो कि अभी आपने जस्ट यहाँ पे देखा होगा। देखिए यहाँ पे देखा। ठीक है, इसी प्रकार से। ठीक है, चलिए कहता है भाखड़ा नागला एक संयुक्त परियोजना है। ठीक है, क्या है साथियों? भाखड़ा नागड़ा जो है एक संयुक्त परियोजना है। किस लिए? तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में यह परियोजना चलाई जाती है। ठीक है, चलाई जा रही है।
ठीक है, याद रखेंगे भाखड़ा नागड़ा बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, बहुउद्देशीय किसे कहा जाता है? जो बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति करे उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहेंगे। और हरियाणा और राजस्थान राज्यों के संयुक्त उपक्रम के आधार पर बनाए गए हैं और इसके अंतर्गत भाखड़ा और नागड़ा के पास सतलज नदी पर 2 बांधों का भी निर्माण किया गया है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो साथियों अभी जस्ट हम लोग देखे हैं वह सतलज नदी पर बनाए गए हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका, किस नदी पर शिवम सुंदरम जल प्रताप अवस्थित है? साथियों आप लोगों ने शिवम सुंदरम गाना भी सुने होंगे और इसका सही आंसर आपका कावेरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं कावेरी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, चलिए साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा, शिवम सुंदरम जल प्रताप कावेरी नदी पर स्थित है और इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होते हैं। साथियों इसका अपवाद क्षेत्र कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तृत है। तो इसमें भी आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि यहाँ से आप लोग 3 प्रश्नों को हल कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है? साथियों इसका सही आंसर आपके समक्ष हो जाएगा कृष्णा और गोदावरी। ठीक है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो साथियों पट्टी सीमा लिफ्ट सिंचाई परियोजना कृष्ण एवं और गोदावरी नदी के एकीकरण से जुड़ी हुई है और इस परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित किया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों हीराकुंड बांध तैयार किया गया है कहाँ पे? तो याद रखेंगे जो हीराकुंड बांध है वह आपका महानदी पे तैयार किया गया है। साथियों इस चीज़ को याद रखेंगे, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है और यह एक क्या है साथियों? तो महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अलग अलग परियोजना का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इनमें से बताएं महत्वाकांक्षी परियोजना कौन है। तो इस तरह से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि मैथौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं? ध्यान दीजिएगा, इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बराक। ठीक है, बढ़ाकर इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगर तथ्यों की बात की जाए साथियों तो मैथौन जो है वह बेल पहाड़ी और तिलैया बांध का निर्माण दामोदर सहायक नदी बढ़ाकर पर की दामोदर नदी घाटी परियोजना के प्रथम चरण में किया गया था। ठीक है, इसका जो निर्माण किया गया था साथियों यह सबसे पहले कब किया गया था? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना का जब प्रारंभ हुआ था उसी के समय प्रथम चरण में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठी पानी की झील है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। मीठी पानी की क्या वो चिल्का है, सांभर है, वल्लूर है या फिर लोकताप है? कौन सा है साथियों? तो ऑप्शन नंबर ई दिया गया है। तो थोड़ा सा तथ्यों पे हम लोग बात कर लेते हैं, कंफर्म हो जाएंगे आप लोग। दिए गए विकल्पों के में वल्लूर जो कि जम्मू कश्मीर तथा लोकटक कोल मणिपुर और मीठे पानी की झील है, जबकि चिल्का ओडिशा एवं सांभर राजस्थान खारे पानी की झील है। इस प्रकार से आप देख चुके होंगे कि जो मीठे पानी की झील है साथियों वह कौन सा हो जाएगा? तो आपका डी नंबर हो जाएगा साथियों। और कौन हो जाएगा? तो आपका सी नंबर हो जाएगा, अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? कृषि वित्त का स्रोत नहीं कह रहा साथियों, एग्रीकल्चर फाइनेंस की बात की जा रही है और इसका सही आंसर आपके समक्ष होगा साथियों। इनमें से कोई नहीं। क्यों नहीं होगा? थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, आपका स्पष्ट हो जाएगा। भारत में कृषि वित्त एग्रीकल्चर फाइनेंस के प्रमुख स्रोत इस प्रकार है साथियों। सबसे पहले वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और साथियों ये 3 प्रकार के स्रोत हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए तो आप एग्जाम में गलती ना कीजिएगा। ठीक है, स्पष्ट है कि सही उत्तर विकल्प डी ही क्या था? सही था, क्योंकि ऑप्शन ये सभी नहीं दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखेंगे विभिन्न मौसमों पर 2 फसल उगाए जाते हैं। यह आपको
पता होना चाहिए। और कृषि में युग्म पैदावार डबल क्रॉपिंग के आज से है विभिन्न मौसमों पर दो फसल उगाना, एक ही साथ एक भूमि पर दो या अधिक फसल उगाना क्या किया साथियों, तो मिश्रित खेती कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे इस चीज़ को, मिश्रित खेती के बारे में अभी शायद कुछ स्टूडेंट पहली बार ही सुन रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति से संबंध में क्या सही है, क्या वह इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना था, या फिर इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सके वाले क्षेत्र के बीच पानी उर्वरक तकनीकी का विस्तार करना था। नेक्स्ट है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़कर अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, या फिर इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी एवं साथियों मत्स्य पालन के साथ सत्य उत्पादन का समकालन करना था। कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है साथियों, 2 और 4। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए अब बात की जाए थोड़ा डिटेल में साथियों, भारत में द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीकी तथा विस्तार करना और पशुपालन, सामाजिक, वाणिज्यिक एवं मत्स्य पालन तथा सत्य उत्पादन का समकलन करना था। तो याद रखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नगदी फसल हम कल के सेशन में पढ़े थे साथियों, नगदी फसल क्या होते हैं। साथियों नगदी फसल में सम्मिलित कौन सा नहीं है, तो गेहूं जो है वह नगदी फसल के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। नगदी फसल साथियों के अंतर्गत गन्ना आते हैं, कपास आते हैं, जूट आते हैं, तंबाकू आते हैं, तिलहन आते हैं, ये सभी प्रमुख हैं। गेहूं की फसल नगदी फसल न होकर क्या है साथियों, यह खाद्य फसल के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह खाद ही तो है। गेहूं क्या है, खाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए साथियों, तो नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। किस लिए की है साथियों, तो याद रखेंगे वह आपका गेहूं उत्पादन में की है। किस फील्ड में की है, गेहूं उत्पादन में की है साथियों। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई थी, सभी को पता होगा साथियों। इसके पश्चात 1965 में हरित क्रांति का आगमन हुआ और हरित क्रांति के आगमन के पश्चात भारत में सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में की थी। अतः उत्तर नंबर क्या, डी आपका सही है। प्रमुख खाद्य फसल है साथियों आपका कौन सा, तो याद रखेंगे प्रमुख खाद्य फसल की बात की जा रही है तो इसमें चावल आते हैं। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है साथियों, और खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूँ है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। और दैनिक जीवन में किसी भी व्यक्ति का साथियों ये दो ही इम्पोर्टेंट खाद्यान्न हैं। ठीक है, 2 ही इम्पोर्टेंट खाद्य हैं साथियों, याद रखेंगे। ठीक है साथियों, तो इस तरह से 2 फसल इम्पोर्टेंट है, एक गेहूं एक चावल। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है भारत के चावल के कटोरों क्षेत्र का नाम बताएं। साथियों भारत के चावल के कटोरों क्षेत्र का नाम पूछा जा रहा है, तो भारत में चावल के कटोरा जो क्षेत्र है वो कौन है, तो याद रखेंगे आपका इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी आपके समक्ष इस प्रकार से है। अब हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा डिटेल में इनके बारे में। तो साथियों भारत में चावल का कटोरा राइस वॉल्व कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को कहा जाता है, और यह क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात है यह प्रदेश आपसे पूछा जाएगा कहाँ आते हैं, तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। और आंध्र प्रदेश कुल कृषि क्षेत्र के 29.3% भाग पर लगभग अकेले सिर्फ चावल का उत्पादन किया जाता है, और लगभग 2/3 चावल खरीफ फसल के अंतर्गत बोया जाता है। यह भी याद रखना होगा आपको कि यहाँ चावल के प्रमुख उत्पादन क्षेत्र तेलंगाना और रायलसीमा है साथियों, जो कि कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र में भी विस्तृत है। अतः विकल्प बी क्या है साथियों, तो सही था। ठीक है, इस तरह से चीज़ को याद रखेंगे आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। कह रहा है खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है।
खेती की अंतर्गत बात की जा रही है तो याद रखेंगे वह चावल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार साथियों भारत के 45.1 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर चावल एवं 31.6 मिलियन हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं का उत्पादन किया गया है। अर्थात इस प्रकार से कृषि क्षेत्र के अनुसार प्रमुख खाद्य फसल कौन सा हो गया, तो चावल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक क्षेत्र की बात की जा रही है भारत में, तो याद रखिएगा साथियों मूंगफली। मूंगफली की सबसे अधिक क्या होती है साथियों, भारत में क्या होती है, तो इसकी खेती की जाती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा सा। नेक्स्ट है साथियों भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, कौन सा है साथियों, तो आपका सबसे ज़्यादा जो कपास की खेती होती है वो महाराष्ट्र में होती है। इसको याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं साथियों कल के सेशन में आप पूरे भारतीय नदियों को समझ गए होंगे और आज के यह सेशन में, आज के इस क्लास में आप भारत के किस किस क्षेत्र में क्या क्या बोई जाती है, मतलब किस प्रकार से कृषि होती है, यह आप समझ पाएंगे। तो आपका डेली एक टॉपिक कंप्लीट हो रहा है और ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो रहा है। तो इससे बेहतर आपको कहीं भी यह अवसर नहीं मिलेगा साथियों आपका सिलेबस कवर करने का। साथियों इसका सही आंसर महाराष्ट्र हो रहा है। ध्यान दीजिएगा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के अग्रणी कपास वाला जो राज्य था वह महाराष्ट्र था। नेक्स्ट आपका गुजरात था और तीसरे नंबर पर तेलंगाना था। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम में है, कौन सा है, घटते क्रम में पूछ रहा है साथियों। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग पढ़े होंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो उसी क्रम में पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उसके पश्चात कर्नाटक है घटते क्रम में। ठीक है, चलिए जान लेते हैं साथियों। प्रश्नकाल में क्रमशः उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एवं कर्नाटक गन्ने के अग्रणी उत्पादन राज्य थे। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रणी अनुमान के अनुसार साथियों भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादन राज्य इस प्रकार हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और फिर तमिलनाडु। ठीक है, तो इन आंकड़ों को आप लोग उम्मीद करते हैं कि याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है। याद रखिएगा इसका सही आंसर मूंगफली हो जाएगा। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। दिए गए विकल्पों में शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है साथियों मूंगफली है। कैसे है, यह शुष्क प्रदेशों की वर्षा आधारित खरीफ फसल है। ठीक है, गेहूं मुख्यतः शीतोष्ण कटिबंधीय रबी ऋतु पर फसल बनती है साथियों, और जिससे सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है। ध्यान देंगे गन्ना एक क्या है साथियों, तो उष्णकटिबंधीय फसल है। ठीक है, आप सभी को पता होगा जब आप वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे साथियों तो आपको पता वहाँ पे पढ़ने मिलेगा उष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, शीतोष्णकटिबंधीय क्या होते हैं, हम किस क्षेत्र में रहते हैं, तो ये आपको वहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। साथियों इसकी खेती अधिकतर सिंचाई क्षेत्र में या आर्द्र या उपाद्र जलवायु वाले क्षेत्र में की जाती है, तो यह भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा रबड़ उत्पादन वाला राज्य कह रहा है साथियों, तो याद रखेंगे आपका केरल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा केरल में क्या होता है साथियों, तो रबड़ का उत्पादन किया जाता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा उत्पादक रबड़ उत्पादक राज्य जो है वो केरल है, और यहाँ देश में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग साथियों 75.68%। बताइए साथियों, देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार यह कहा जा रहा है साथियों भाग पैदा किया गया, और एर्नाकुलम, कोट्टायम और साथियों कोझिकोड एवं साथियों कोल्लम केरल के प्रमुख रबड़ उत्पादन वाले जिले हैं। तो जिलों का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को याद रखेंगे और इस तरह से क्वेश्चन आपसे मिलेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप हल कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबड़ के उत्पादन में अग्रणीय है। साथियों अभी जस्ट हम लोग इस पे बात कर चुके हैं और इसका सही केरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात की जाए तो भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादन एवं उपभोक्ता है किस चीज़ के लिए, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या है नहीं दिया गया है, अर्थात इसका
ऑप्शन जो है वह गलत होगा। हम लोग तथ्यों के माध्यम से समझ लेते हैं तो आपको समझ में चीज़ आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्नकाल में भारत विश्व में चाय एवं दाल का सबसे बड़ा उत्पादन एवं उपभोक्ता देश था। ये सभी को पता होगा। FAO के वर्ष 2020 के आंकड़े के अनुसार भारत विश्व में चाय का दूसरा, ठीक है, चाय का दूसरा, चीनी का पहला बड़ा राज्य और सबसे बड़ा उपभोक्ता राज्य बना था, देश बना था साथियों। वहीं दूसरी तरफ भारत दाल के उत्पादक एवं उपभोक्ता में प्रश्नकाल से वर्तमान तक अग्रणी स्थान बना रहा है। अतः वर्तमान संदर्भ में इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर क्या हो जाएगा साथियों? तो दाल होगा। ठीक है, तो याद रखेंगे, इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट बात की जाए तो आगे है साथियों, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है? साथियों चाय बागान की बात की जा रही है तो याद रखेंगे गिरनार पहाड़ी पर आपका चाय की बागान नहीं है। ध्यान दीजिएगा साथियों, कानन देवी पहाड़ी भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में अवस्थित है और यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन पास अवस्थित है साथियों। मुन्नार क्षेत्र में लगभग 1870 के दशक में साथियों चाय बागानों की शुरुआत की गई थी और नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिम घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत के सबसे विशिष्ट चायों में से एक होता है। आप सभी को पता होगा साथियों कि सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ी पर ही चाय की खेती की जाती है। भारत का दार्जिलिंग मुख्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल में राज्य में अवस्थित है। साथियों यहाँ याद रखिएगा कि गिरनार पर्वत गुजरात के राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन का जो उत्तर था वह मिल गया होगा। निम्न कॉफी उत्पादन क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? साथियों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पुलनेज। ठीक है, जान लेते हैं पुलनेज के बारे में। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे भारतीय कॉफी बोर्ड के अनुसार साथियों कर्नाटक के चिकन मंगलूर, कोडागु और साथियों हासन जिले, केरल के वायनाड, त्रावणकोर एवं साथियों लेनिपेथिस क्षेत्र एवं तमिलनाडु के पुलनेज, नीलगिरी, सेवरॉय, अन्नमलाई क्षेत्र कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए साथियों कॉफ़ी के लिए कौन कौन से क्षेत्र प्रसिद्ध है साथियों, तो याद रखेंगे इस प्रकार से जिले का नाम, क्षेत्र का नाम सभी है। ठीक है, बाबा बुदनगिरी कर्नाटक में है, जहां भारत के सर्वप्रथम कॉफ़ी के पौधे रोपिए गए थे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट साथियों याद रखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉफ़ी के पौधे रोपे गए थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है क्या? तो याद रखेंगे चाय। साथियों भारत जो है वो सबसे अधिक चाय की जो है वह क्या करती है, चाय का व्यापार करती है, इसलिए साथियों यहाँ पे सबसे अधिक चाय की जो है खेती होती है। साथियों याद रखेंगे अनाज, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन का भारत आयात एवं चाय का निर्यात करता है, जबकि वर्ष 2020-21 में भारत के निर्यात में चाय की प्रतिशत हिस्सेदारी 0.25% लगभग बराबर है और वर्ष 2020 में विश्व के चाय निर्यातों के देश में साथियों भारत का चतुर्थ स्थान रहा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक पटसन उत्पादन आपका पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन राज्य पश्चिम बंगाल। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रणीय अनुमान के अनुसार साथियों भारत में 9.6 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता उत्पादन का अनुमान है, जिसमें साथियों 7.61 मिलियन गांठ जूट एवं मेस्ता का उत्पादन पश्चिम बंगाल के अनुमानित है। ध्यान दीजिएगा दूसरे क्रम पर जूट उत्पादन राज्य आपका बिहार हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, इस प्रकार से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह से भी मिल सकते हैं आपका। नेक्स्ट है आपका कि भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? देखिए साथियों
अभी जस्ट हम लोग बात किए थे और यहाँ पे आपको देखने को भी मिले थे। तो याद रखिएगा साथियों, इसका द्वितीय स्थान हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं साथियों नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, कौन सा है? तो याद रखेंगे आपका बॉक्साइट है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा तथ्यों पे। तो साथियों एल्युमिनियम का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइट है और यह विश्व एल्युमिनियम और गैलियम की मुख्य स्रोत है साथियों, यह भी आप सबको याद रखना होगा। चलिए आगे बात की जाए तो आगे है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध हैं नहीं है? साथियों इसका सही आंसर क्या है? तो याद रखेंगे पंजाब में क्या है, भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है, तो वह आपका पंजाब में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। भारत में लौह अयस्क उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, जिसमें साथियों उत्तर पूर्वी जिसमें झारखंड एवं उड़ीसा आता है, मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र आता है, प्रायद्वीपीय भारत जिसमें कर्नाटक गोवा आता है, अन्य क्षेत्र जिसमें आपका आंध्र प्रदेश, राजस्थान, केरल, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल ये सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, चलिए भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध नहीं होता है? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा बताएंगे, उससे पहले हम लोग तथ्यों पे देख लेते हैं। तो इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार भारत में चांदी के जो प्रमुख उत्पादन राज्य हैं वो आपका राजस्थान और कर्नाटक है, जो कि साथियों इसमें आपका आंसर नहीं दिया गया है, अर्थात यह ऑप्शन गलत है सभी। ठीक है, चलिए आगे बात किया जाए तो साथियों निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणीय है? ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर ई की बात की जा रही है, और जब भी ई होता है साथियों हम लोग तथ्य पे बात करते हैं। तो तथ्य आपका वर्ष 2019 में अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादन जो देश था वह ब्राज़ील था, तांबा का सबसे बड़ा उत्पादन चिली था, चिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादन संयुक्त राज्य अमेरिका था, और लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य आपका ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है साथियों, तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? ध्यान दीजिएगा अभ्रक उत्पादन सबसे अधिक जो करता है साथियों वह आपका हो जाएगा झारखंड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे झारखंड के किस जिले में होते हैं थोड़ा सा आप लोग बताते चलेंगे। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2004 के अनुसार साथियों 2003-04 में भारत के अभ्रक के 3 प्रमुख उत्पादन राज्य थे, पहला आंध्र प्रदेश, राजस्थान और झारखंड। ठीक है साथियों, प्रथम 2 राज्य विकल्प में न दिए जाने के कारण सही उत्तर विकल्प बी है। साथियों यहाँ पे इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2020 के अनुसार अभ्रक का उत्पादन केवल झारखंड प्रदेश में हो रहा है, जबकि आंध्र प्रदेश और राजस्थान, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार क्रमशः अभ्रक के बड़े भंडारक राज्य हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना होगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका कि भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए। याद रखिएगा वह आपका बिहार हो जाएगा। खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य की बात की जा रही है तो बिहार हो जाएगा। लेकिन साथियों यहाँ पे हम सभी को यह भी ध्यान देना होगा कि मूल्य की दृष्टि से सबसे बड़ा खनिज उत्पादन राज्य जो है वो बिहार तो है, परंतु साथियों इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अनुसार मूल्य दृष्टि से तटीय क्षेत्र के बाद 6 खनिज उत्पादन राज्य क्रमशः 2015 और 16 के अनुसार अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल, उसके पश्चात अपना बिहार आता है। तो इस तरह से चीज़ों को समझते चलेंगे। ठीक है, कैसा लग रहा है सेशन बताते चलेंगे साथियों, और टेलीग्राम से आप लोग जरूर से ज्वाइन हो जाएं, आप सभी से रिक्वेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन, कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम है वह क्या है साथियों? तो याद रखेंगे बिहार सबसे पहले, मध्य प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल। जान लेते हैं थोड़ा तथ्य पे। तो अविभाजित बिहार के से पहले बात की जा रही साथियों, जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित बिहार, अविभाजित मध्य प्रदेश एवं अविभाजित बंगाल कोयले के अग्रणी उत्पादन राज्य थे, याद रखिएगा। ठीक है, वर्तमान में इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2019 के अनुसार साथियों भारत के अग्रणी कोयला उत्पादन वाला राज्य आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं झारखंड है, याद रखेंगे इस चीज़ को। उम्मीद करते हैं कि ये सभी इन्फॉर्मेशन आप सबको अच्छा लग रहा होगा और आने वाले एग्जाम में आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे साथियों।
कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित कहाँ है? तो याद रखेंगे यह छत्तीसगढ़ में है। जान लेते हैं कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में हर्षदेव नदी के बेसिन क्षेत्र में अवस्थित है। साथियों कोरबा कोयला क्षेत्र राज्य का प्रमुख कोयला क्षेत्र है और इसके समीप ही कोरबा ताप विद्युत केंद्र भी अवस्थित है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट है आपका पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? ध्यान देंगे इसका सही हो जाएगा लो खनन के सही आंसर हो जाएगा साथियों ए। पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिड़िया खान की सबसे प्रसिद्ध विशेषता लौह खनन है। साथियों ये पश्चिमी सिंहभूम कहाँ है आप लोग बताइएगा। साथियों यह आपको बताना होगा कि पश्चिमी सिंहभूम किस राज्य का जिला है। ठीक है साथियों, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? साथियों रेडियम जो है वह आपका हेमाटाइट से प्राप्त, साथियों रेडियम जो है वह आपका ऑप्शन नंबर बी साथियों पिचम ब्लेड से हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए पिचम साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा रेडियम जो है यह क्या है? तो रेडियो एक्टिव रासायनिक अवयव है और इसका प्रतीक जो है वह Ra है। ठीक है, इसका प्रतीक क्या है आपसे पूछा जाए तो Ra है। इसे यूरेनियम अक्ष पिचम ब्लेड से प्राप्त किया जाता है। ठीक है साथियों, पिच ब्लेड से प्राप्त किया जाता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है साथियों आपका वह ध्यान दीजिएगा भारत में पहला पन बिजली, ठीक है साथियों, पन बिजली शक्ति केंद्र प्रारंभ हुआ था। हाइड्रो पावर स्टेशन कहाँ हुआ था साथियों? तो याद रखेंगे यह आपका हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी शिवम समुद्रम में। ठीक है साथियों, शिवस समुद्र है। ठीक है, शिवम नहीं शिवस समुद्र है, याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा यहाँ तथ्य पे बात की जाए भारत के प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों याद रखेंगे 1897 से 98 ईस्वी में बंगाल के दार्जिलिंग के निकट सिद्रोम या फिर सिद्र बाग में हुई थी साथियों। और भारत में दूसरा पन बिजली संयंत्र हाइड्रो पावर स्टेशन कर्नाटक के माइड्रा जिले में शिवस मुद्रम में किया गया है। यह संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खदानों में विद्युत की आपूर्ति से उद्देश्य से किया जाता है, जो कि साथियों मैसूर महल एवं बंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश का क्रमशः पहली इमारत नगर थे। यह भी आप लोग को याद रखना होगा। यहाँ आप 3 तरह के क्वेश्चन को हल कर पाएंगे साथियों, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में साथियों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है? तो याद रखिएगा साथियों ऑप्शन सी आपका जो है वह भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान एक क्या है तो प्रतिशत से कम है। यह क्या है साथियों असत्य है। ध्यान देंगे यहाँ पे भारत के उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान 1% से अधिक है, अतः कथन सी जो गलत है साथियों। वर्ष 2019-20 में साथियों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत का योगदान जो था वह 9.99% था, याद रखेंगे इस बात को साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कतिपय लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम तट से होकर आयोजित किए जा गए हैं। इस उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख क्या कारण थे साथियों? इसका सही कारण क्या था? तो याद रखेंगे आपका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह एक्स निषेचों का मिलान तथा इस क्षेत्र में इस्पात निर्माण की तुलनात्मक सुविधा है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे गोवा एवं मध्य प्रदेश साथियों याद रखेंगे स्थित उत्तम श्रेणी के लौह एक्स निक्षेपों की निकटता के साथ ही इस्पात निर्माण के लिए बंदरगाहों की अवस्थिति तथा विनिर्माण हेतु उसी क्षेत्र में लौह खपत पश्चिम तट के निकट लौह संयंत्रों की स्थापना का प्रमुख कारण था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है और इनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? साथियों याद रखेंगे इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साथियों 64 और 40,000 किलोमीटर है। ठीक है साथियों, याद रखेंगे। साथियों 2001-2 के अनुसार अगर बात की जाए तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या 64 और लंबाई 40,000 किलोमीटर थी, जबकि
31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार बात की जाए तो कुल इसकी जो थी साथियों वह 599 राष्ट्रीय राजमार्ग थे। और वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार देश में राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या साथियों कुल लंबाई की कितनी थी, तो याद रखेंगे साथियों आपका इस प्रकार से याद रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बात की जाए साथियों तो भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कहाँ पे। साथियों सबसे पहले रेल मार्ग की बात की जा रही है तो याद रखेंगे आपका हुआ था साथियों यह 1853 में। कब हुआ था? 1853 में। कहाँ से कहाँ हुआ था? तो साथियों भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में सर्वप्रथम रेल मार्ग 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, जिस पर 16 अप्रैल 1853 को बम्बई, साथियों उस समय में मुंबई को बम्बई कहा जाता था, याद रखेंगे। बॉम्बे के थाने के बीच पहली ट्रेन चलाई गई थी और यह ट्रेन बम्बई के बोरी बंदर स्टेशन से साथियों 14 सवारी डिब्बे में 400 मेहमान यात्री को लेकर 34 किलोमीटर की यात्रा की थी, दूरी की थी और यह थाने स्टेशन पर पहुंची थी। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को याद रखेंगे। कहता है बड़ी लाइन की दो पटरियां के बीच की दूरी होती है, क्या होती है साथियों? तो याद रखेंगे इसकी जो दूरी होती है वह आपका साथियों याद रखेंगे इस चीज़ को आप लोग। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार से ऑप्शन बी आपका सही होगा। ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पे रेल मार्ग की जो चौड़ाई है कि उसकी क्या दृष्टि से अगर बात की जाए तो साथियों मीटर गेज सबसे पहले आता है, चौड़ाई या बड़ी लाइन उसके बाद आता है। ठीक है, उसके बाद छोटी लाइन आते हैं। तीन प्रकार की जो रेल लाइन की पटरियां होती है ये 3 प्रकार की होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग चीज़ों को समझते चलेंगे। उसके बाद है साथियों कि मोरमुगांव पतन स्थित है, कहाँ पे है? तो यह गोवा में है साथियों। मोरमुगांव पतन गोवा में है। मोरमुगांव पतन जुआरी नदी के मुहारे पर गोवा राज्य में अवस्थित है और यह एक निर्यात प्रधान पतन है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। साथियों भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित है? क्या वह केरल है, गुजरात है या फिर साथियों ध्यान दीजिएगा महाराष्ट्र या फिर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा साथियों इसका सही आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। अब यहाँ पे तथ्यों की बात की जाए तो साथियों भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और साथियों याद रखिएगा कि निर्णय केंद्रीय मंत्री ने यह निर्णय किया था 5 फरवरी 2020 को लिया गया था। यह बंदरगाह महाराष्ट्र में दहानू के निकट वधावन में अवस्थित किया गया है। इस परियोजना के अनुमानित लागत लगभग साथियों आप याद रखेंगे 65,544.54 करोड़ थे। तो इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे साथियों 65,544.54 करोड़ रुपए इसका लागत था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सुल्तानपुर वर्ड सेक्चुअरी स्थित है। सेक्चुअरी कहाँ पे स्थित है? ध्यान देंगे यह गुड़गांव में है। ठीक है साथियों, और गुड़गांव से आप सभी परिचित होंगे। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान साथियों यह आपके कहाँ है? तो हरियाणा के गुड़गांव जिले में स्थित है, याद रखेंगे। अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? याद रखेंगे इसका सही नाम आपका भारतीय हो जाएगा। जान लेते हैं इसके बारे में। साथियों दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र है और याद रखेंगे इसकी स्थापना साथियों वर्ष 1983 से 84 में की गई थी। साथियों भारत ने अपने दूर संसाधन केंद्र मैत्री की स्थापना वर्ष 1888 से 89 में की गई थी और अंटार्कटिका में भारत का तृतीय अनुसंधान केंद्र भारतीय है, यह भी याद रखिएगा। भारतीय की स्थापना वर्ष 2012 में की गई थी। इस प्रकार से आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन साथियों निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास भीति नहीं पाई जाती है? साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ध्यान दीजिए इसका सही आंसर आपको केम्बे की खाड़ी हो जाएगी साथियों। और यह आपका केम्बे की खाड़ी को जान लेते हैं और इस प्रकार से साथियों आपका ज्योग्राफी का सेक्शन समाप्त होता है पूरा बीपीएससी पूर्वावलोकन में। ध्यान दीजिएगा ESSO इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के अनुसार भारत के प्रवाल समिति वाले क्षेत्र हैं वह है कच्छ की खाड़ी,
मलवन क्षेत्र और साथियों लक्षद्वीप द्वीप समूह, मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इस प्रकार साथियों आपका विकल्प ए क्या था, तो सही था। और साथियों इसी तरह से आपका ज्योग्राफी होता है अब समाप्त। कल के सेशन में हम लोग साथियों भारतीय राज्य व्यवस्था पर पूरा का पूरा क्वेश्चन को अध्ययन करने वाले हैं। तो साथियों उम्मीद करते हैं कि आप सभी को इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। साथियों याद रखिएगा बीपीएससी 69 के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण है। साथियों आप किसी भी टेस्ट सीरीज को ना लगाएं, किसी भी कोचिंग को ना ज्वाइन करें, लेकिन साथियों आप पूर्वावलोकन पढ़ लें। आप मेरे चैनल पढ़ें या फिर कहीं भी पढ़ें, लेकिन पूर्वावलोकन जरूर पढ़ें साथियों, ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ से साथियों 100% क्वेश्चन लड़ने की संभावना होती है, इसलिए आपको बताया जा रहा है साथियों कि यहाँ से आप जरूर पढ़कर ही जाएं। बिहार दरोगा के लिए जल्द ही आपका क्लास आ रहा है साथियों, अब बिहार कांस्टेबल के लिए भी, ठीक है। और शाम को साथियों आपका करंट अफेयर का क्लास आ रहा है। तो जो भी साथी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर उनके सर्किल में कोई भी फ्रेंड सर्किल हैं, तो उन सभी को साथियों इनसे जोड़िए। यहाँ पे साथियों आपको हर चीज़ का पूरा विश्लेषण मिलेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें साथियों, आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत।